नमस्कार। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज से हम एक नया आगाज करने जा रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 को आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला वीडियो यदि आपने देखा हो तो आपको पता होगा, तो उसमें हमने अनाउंस किया था कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो पूरा कोर्स है, उस कोर्स को हम यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे और पूरी जो प्रिपरेशन है वो यूट्यूब पर होगी। ठीक है, मतलब सारी ही क्लासेस आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन मिलेगी। सभी के लिए ओपन क्लासेस हैं, है ना। आप सभी क्लासेस से जुड़ सकते हो और आप सभी अपनी तैयारी को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हो। तो स्टूडेंट, उसी कड़ी में आज की इस क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जो एमपीपीएससी यूनिट 1 है प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो यूनिट 1 को हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 जो है वह है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 है। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस नहीं है तो भी आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये सारे ही टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 से रिलेटेड है। मतलब एग्जामिनर जो है इन्हीं सारे टॉपिक से आपसे प्रश्न करेगा परीक्षा में। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से हैं? तो पहला टॉपिक है ना, यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जो पहला टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश। मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में जितनी भी प्रमुख घटनाएं घटी, है ना। इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? जहां से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास कोई ऐसा नहीं है कि अलग से हो। मध्य प्रदेश भारत के ही अंतर्गत आता है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास वही है जो भारत का इतिहास है। मतलब भारत के इतिहास की शुरुआत हम पाषाण काल से करते हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत भी पाषाण काल से ही हम देखेंगे। तो पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक, है ना, वर्तमान तक, पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक जितनी भी मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं रही हैं, है ना, जितनी भी मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं रही हैं, है ना, या फिर हम यूं कहें कि मध्य प्रदेश के गठन तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, चाहे कोई आंदोलन हुआ, चाहे कोई युद्ध हुआ, है ना, तो जितनी भी घटनाएं रही हैं उन घटनाओं के विषय में हमें पढ़ना है ना, प्रमुख घटनाओं के विषय में। साथ ही साथ हमें बात करना है प्रमुख राजवंश के विषय में। राजवंश, जैसे मध्य प्रदेश में कई सारे शासकों ने शासन किया, कई सारे राजवंश मध्य प्रदेश में थे। जैसे कि चंदेल वंश है, परमार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, या उसके अलावा हम बात करें तोमर वंश है ना। इस प्रकार से बहुत सारे और भी प्रमुख प्रमुख राजवंश जो मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो हम उन प्रमुख राजवंश के विषय में बात करेंगे। राजवंश में राजवंश से संबंधित प्रमुख राजाओं के विषय में पढ़ेंगे, उस राजवंश की सीमाओं को देखेंगे, राजवंश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मतलब जो भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, या अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, और उस अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जो भारत में संघर्ष हुए, मैं यूं कहूं कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुए, तो उन स्वतंत्रता के संघर्षों में या उन स्वतंत्रता के आंदोलनों में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, तो हमें उन योगदानों के विषय में पढ़ना है कि वही मध्य प्रदेश के ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में अपनी हिस्सेदारी दी, या
भारत में जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन रहे, चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, है ना, तो इस प्रकार के आंदोलनों में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही, मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, तो उन्हें हम जानेंगे। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात करेंगे और मध्य प्रदेश का क्या और किस प्रकार से योगदान रहा उसे समझेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और मूर्ति कला। तो देखो मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं, हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, कला के मामले में तो भारत में अग्रणी है ना। हमारे यहाँ पर मूर्ति कला से समृद्ध, या यूं कहें कि मूर्ति कला का यदि आपको वास्तविक ज्ञान अगर देखना हो, या मूर्ति कला की वास्तविकता अगर आपको जानना हो, तो आप मध्य प्रदेश के मंदिरों में घूमिए, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में मूर्ति कला क्या है ना। इतनी सुंदर और आकर्षक मूर्तियां हमारे मध्य प्रदेश के मंदिरों में सुसज्जित हैं, मध्य प्रदेश के मंदिरों में हमें देखने को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख कला रही है ना, कला में आप सब जानते हैं बहुत सारे एंगल आते हैं, है ना, काष्ठ कला हो गई, शिल्प कला हो गई, ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं, है ना। तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं हैं, जिनके लिए मध्य प्रदेश भारत में विख्यात है या विश्व में विख्यात है ना, और उन कलाओं का क्या इतिहास रहा, मतलब कोई कला है तो वो कला कब से शुरू हुई, या किसी विशेष समुदाय द्वारा उस कला में निपुणता है ना, ये सारी चीजें। और नेक्स्ट मूर्ति कला, है ना, तो हम इन टॉपिक को भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां रही, है ना, मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं, है ना, हम जनजातियों के मामले में आप सब जानते हैं कि भारत में अग्रणी है। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बेगा, सहरिया, है ना, भारिया, ऐसी कई सारी प्रमुख प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। तो हम उन जनजातियों के विषय में बात करेंगे। और आप यह भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, है ना, 50-100 किलोमीटर अगर हम हमारे शहर से या किसी भी स्थान से आगे बढ़े, तो हमें वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बोली देखने को मिलती है ना। हम हैं एक, मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है वो है एक, लेकिन आप जब मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों में सफर करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ की जो भाषा है ना, उसमें आपको काफी विविधता देखने को मिलती है। और मैं तो ये कहूँगा कि 100-150 किलोमीटर भी यदि हम किसी क्षेत्र से यात्रा करें, तो वहां पर भी हमें बहुत सारे बदलाव बोली, लोगों की भाषा में, बोली में हमें देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है बोलियों के मामले में भी काफी विविधता रखता है। हमारे प्रदेश में काफी सारी बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ पर बात की गई है प्रमुख बोलियों की, है ना, कि आप प्रमुख बोलियों के विषय में पढ़िए। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रमुख बोलियां हैं, तो हम उन प्रमुख बोलियों के विषय में बात करेंगे, जैसे कि मालवी हो गई, निमाड़ी हो गई, बघेली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रमुख बोलियां हैं, हम उन बोलियों के विषय में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब त्योहारों की भी एक विशेषता है कि वो ऐसा नहीं है कि कभी भी मन हो गया और मना लिया, है ना। कोई घर का कोई फंक्शन नहीं है कि जब इच्छा हो गई तब कर लिया। जो त्योहार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन त्योहारों को या तो किसी विशेष दिनांक, विशेष तिथि या किसी एक विशेष समय पर ही मनाया जाता है। चाहे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, है ना, सारे ही त्योहार एक निश्चित समय पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एग्जामिनर कई बार यहाँ से प्रश्न पूछता है ना, इन त्योहारों से रिलेटेड कि भाई ये त्योहार कब मनाया जाता है ना। अब देखो, जो मेन त्योहार या फेमस त्योहार हैं, तो जनरली बच्चे उनके विषय में तो आराम से जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकल स्तर पर भी, है ना, मतलब स्थानीय स्तर पर भी काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, उन त्योहारों से रिलेटेड प्रश्न परीक्षक पूछता है ना, कि ये कब मनाया जाता है ना, कौन से महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर त्योहारों से पूछता है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के विषय में पढ़ना है। बहुत सारे त्योहार
त्योहार हैं। मध्य प्रदेश में जो जनजातियां या जो जितनी भी जातियां हैं, तो बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जो विशेष जातियों के द्वारा ही मनाए जाते हैं, है ना। तो एग्जामिनर कई बार उन जातियों के विषय में भी पूछ लेता है कि ये त्योहार कौन सी जाति सेलिब्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें लोक संगीत की, तो देखो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश में हमें हर क्षेत्र में अलग अलग बोली देखने को मिलती है। अलग अलग बोली के साथ साथ हमें अलग अलग संगीत भी देखने को मिलता है। मालवा की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो संगीत है ना, और इस संगीत की जो विषय वस्तु है वो हमें बुंदेलखंड या बघेलखंड से पृथक देखने को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में संगीत में भी काफी विविधता है। किसी क्षेत्र में लोगों ने संगीत को अलग विषय वस्तु में ढाला, और किसी अन्य क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हमें विषय वस्तु और जो संगीत की कला है वो भी अलग देखने को मिलती है। तो हमें वो भी पढ़ना है कि आखिर में मध्य प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो संगीत में विविधता है ना, तो वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो लोक कला है ना, लोक कला में बहुत सारी चीजें आती हैं। और नेक्स्ट है लोक साहित्य। लोक साहित्य से तात्पर्य है कि जैसे मान लो किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष साहित्य लिखा गया है ना, तो उस साहित्य के विषय में एग्जामिनर बहुत बार प्रश्न पूछता है ना। तो लोक साहित्य के विषय में हम बात करेंगे। जैसे जैसे हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो वैसे वैसे आपको सारी चीजें और डिटेल में समझ में आएगी कि लोक साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे, त्योहारों में क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनका साहित्य। अब आप जानते हैं मध्य प्रदेश तो साहित्य की दृष्टि से भी काफी परिपूर्ण रहा है। हमारे यहाँ पर कालिदास जैसे महान विद्वानों ने जन्म लिया है। मध्य प्रदेश की धरती पर कालिदास ने अपनी साहित्य की रचना की है। हमारे यहाँ पर बात यदि हम करें तो मैथिली शरण गुप्त, और यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार आपको देखने को मिलेंगे। मैं नाम लेता लेता थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, परंतु ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये इसीलिए अनोखा और विविध है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत विविधता देखने को मिलती है। साहित्य में भी विविधता है। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ साहित्य में भी हमें काफी विविधता देखने को मिलेगी। काफी साहित्यकार हमारे देश में हुए हैं, है ना, और हमारे प्रदेश में हुए हैं। तो हमें उन साहित्यकारों के विषय में पढ़ना है कि आखिर में वो साहित्यकार कौन से जिले से संबंधित थे, उन साहित्यकारों ने कौन कौन सी रचनाएं की, है ना। तो बहुत सारे साहित्यकार हैं। हम उन साहित्यकार और उनकी रचनाओं के विषय में बात करेंगे, चाहे वह भवानी प्रसाद मिश्र हो, चाहे हरिशंकर परसाई हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हो, है ना, चाहे कालिदास हो, है ना। बहुत सारे हमारे यहाँ पर साहित्यकार हुए। हम उनकी रचनाओं के विषय में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश में ढेरों धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश जो है पर्यटन के मामले में भी देश में अग्रणी है। हमारे यहाँ पर बहुत प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, चाहे वह खजुराहो हुआ, चाहे वह भीमबेटका हुआ, चाहे वह सांची हुआ, है ना। उसके अतिरिक्त भी यदि हम बात करें तो चाहे वह पंचमढ़ी हुआ, है ना, उसके अलावा अमरकंटक हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भी हमें पर्यटन स्थल में भी काफी विविधता और काफी सुंदर आकर्षकता देखने को मिलती है। तो हम उन प्रमुख स्थलों के विषय में जानेंगे कि आखिर में स्थल हैं कहाँ और इन स्थलों की क्या विशेषता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के धार्मिक, है ना। तो धार्मिक स्थलों में जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है ना। जैसे भोपाल की जो मस्जिद है वो काफी प्रसिद्ध है, कई बार उससे प्रश्न आता है। जो मंदिरों की बात करें तो आपको पता होगा विराटेश्वर मंदिर है ना। उसके अलावा सास बहू का मंदिर है। ऐसे मध्य प्रदेश में अनेकों मंदिर हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं और देश विदेश में काफी महत्व भी रखते हैं अपनी प्राचीनता और अपनी बनावट के कारण, ठीक है। तो उन मंदिरों के विषय में भी हमें बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजाति व्यक्तित्व। जनजाति से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने विशेष अपना योगदान दिया है, चाहे वह भीमा नायक हो, है ना, चाहे वह किसी विशेष कला से संबंधित कोई व्यक्ति हो जिसने अभी हाल ही में अवार्ड जीता हो, चाहे वह टंटेया भील हो, है ना। तो इस प्रकार के
महत्वपूर्ण जो जनजाति व्यक्तित्व हमारे मध्य प्रदेश में रहे हैं, हम उन जनजाति व्यक्तित्व के विषय में भी बात करेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे कि आखिर में उनका क्या योगदान रहा, किस क्षेत्र से संबंधित थे, है ना, और उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया मध्य प्रदेश को बनाने में, मध्य प्रदेश के निर्माण में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा हमारा सिलेबस है ना। इसी सिलेबस से एग्जामिनर जो है प्रश्न बनाता है। अब आप चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे व्यापम कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एमपीजीके पूछा जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से प्रश्न आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं सारे टॉपिक से ही प्रश्न मिलेंगे, है ना, इन्हीं सारे टॉपिक से ही प्रश्न होंगे। और इन्हीं सारे टॉपिक को जनरली हम यहाँ कवर भी करने वाले हैं। मतलब कि आप इन क्लासेस को देखते हो, आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ही आपकी प्रिपरेशन हो रही है। एमपी पुलिस, एमपी एसआई, है ना, व्यापम के अदर जितनी भी एग्जाम्स हैं, या ऐसी कोई एग्जाम जिसमें एमपीजीके पूछा जाएगा, तो उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। आप इसके साथ साथ उन सारे ही सब्जेक्ट या उन सारी ही परीक्षाओं के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक यही है ना, टॉपिक यही है। इन्हीं टॉपिक से प्रश्न लगभग हर एग्जाम में होते हैं। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश। ठीक है, इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और शुरुआत करते करते हम ये सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश, है ना, मतलब इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या प्रमुख राजवंश रहे, उनके विषय में हम जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे ना इस टॉपिक की, तो इसमें हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमुख प्रमुख ही पढ़ लें, हम बिल्कुल एक सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे, है ना। सीक्वेंस से कैसे, जैसे इतिहास है, तो इतिहास की शुरुआत, भारत के इतिहास की यदि हम बात करें, तो हम पाषाण काल से मानते हैं कि भाई एक पत्थरों का युग था, जिसमें इंसान जो है पत्थरों पर ही निर्भर था, पत्थरों के ही औजार बनाता था, पत्थरों के ही घर बनाता था। तो हम भी उसी अ, अ, पाषाण काल से मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे कि आखिर में पाषाण काल में हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या क्या हुआ, है ना। तो हम पाषाण काल से शुरुआत करेंगे, और पाषाण काल से शुरू करते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया, कांस्य काल आया, वैदिक काल आया, उसके बाद महाजनपद काल आया, है ना। तो इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, और हम ये जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक परिदृश्य में पढ़ेंगे। जैसे वैदिक काल आया, तो वैदिक काल आप सब जानते हैं बहुत विस्तृत है, लेकिन हम वैदिक काल में बात करेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश की, कि भाई वैदिक काल के समय मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, कौन सा राजा यहाँ राज कर रहा था, यहाँ कौन कौन से युद्ध लड़े गए, है ना। या जब महाजनपद काल था, तब महाजनपद काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, है ना, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, तो जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हो रहा था, तब मध्य प्रदेश की धरती पर क्या हो रहा था, क्या महावीर स्वामी कभी मध्य प्रदेश आए, क्या महात्मा बुद्ध कभी मध्य प्रदेश आए, है ना। तो इन सारी चीजों को जानेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे ही वंशों को पढ़ते चलेंगे, है ना। जैसे हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं ना सीक्वेंस वाइज, वैसे ही हम पूरे सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक को मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात करेंगे, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये तो होगी सिलेबस की बात की, है ना, कि आखिर में सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने से पहले सिलेबस जानना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर पढ़ना ही व्यर्थ है ना। क्योंकि कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना कि पढ़ना क्या था, तो वो पढ़ना ही वेस्ट है ना। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि आखिर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पढ़ना है, यहीं से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। हम शुरुआत इस पहले टॉपिक से कर रहे हैं। अब एक और प्रश्न जो लगभग लगभग हर विद्यार्थी के मन में होता है कि प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में, है ना। जैसे मान लो हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना। एक सिंपल सी बात, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं,
हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास से जो परीक्षा में प्रश्न होंगे वो प्रश्न कैसे होंगे, एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है ना, एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है, अगर ये हमें पता चल गया तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हम उस टॉपिक में उन सारे ही बिंदुओं को कवर कर लेंगे ना, कि यार जैसे कि मान लो भीमबेटका है, तो भीमबेटका से प्रश्न परीक्षा में कैसे कैसे आ सकते हैं कि भाई भीमबेटका किसने खोजा, भीमबेटका कहाँ है, खोज कब हुई, यहाँ से क्या मिला, है ना। अगर ये सारी चीजें हमें पता चल जाएं कि भाई एग्जामिनर इन इन टॉपिक से प्रश्न बनाता है, तो हम वो सारे ही टॉपिक पढ़ लेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम उन सारे ही बिंदुओं को पढ़ लेंगे, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी और आसान भी हो जाएगी, है ना। फालतू चीजों को पढ़कर याद रखने के बजाय हम उन्हीं बिंदुओं को पढ़कर जाएंगे परीक्षा में जहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर में एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है ना, इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें वो आपसे पूछता है ना, क्या क्या जो एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न में वो क्या क्या बिंदुओं से प्रश्न बनाता है, हम उन्हें समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, तो देखो धार्मिक, पर्यटन और पुरातात्विक स्थल, इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश के इतिहास का कोई धार्मिक स्थल है, जैसे हमने गुप्त वंश पढ़ा, और हमने गुप्त वंश पढ़ते हुए ये पढ़ा कि भाई गुप्त वंश के शासकों ने यहाँ पर ये मंदिर बनाया था, है ना, तो वो एक धार्मिक स्थल हो गया, मंदिर धार्मिक स्थल हो गया, ठीक है। तो उस धार्मिक स्थल की स्थापना किसने की, किस वंश के शासकों ने स्थापना की, है ना, या फिर ये किस धर्म से संबंधित है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में होते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल से भी यही प्रश्न होते हैं, खासकर उसकी लोकेशन को लेकर, या वो पर्यटन स्थल क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न होते हैं। या पुरातात्विक स्थल की बात करें तो पुरातात्विक स्थल में भी इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं कि भाई ये पुरातात्विक स्थल कौन से काल का है, किस राजा के समय का है, यहाँ से क्या मिला, इसका क्या महत्व है ना, इस टाइप के प्रश्न यहाँ से होते हैं। मतलब हम मध्य प्रदेश का जो इतिहास पढ़ेंगे तो हम उस इतिहास में धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, पुरातात्विक स्थल, इनको अच्छा पढ़ेंगे, है ना। अच्छा पढ़ने से मेरा तात्पर्य कि हम इन तीन टॉपिक को अच्छा पढ़ेंगे। जैसे मान लो हम मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी धार्मिक, पर्यटन या कोई पुरातात्विक स्थल है ना, जैसे मौर्यकालीन बहुत सारी गुफाएं हैं या मौर्य काल से रिलेटेड जो अभिलेख मिले हैं, तो हम उनको अच्छा पढ़ लेंगे। अच्छा पढ़ने से मेरा तात्पर्य ये है कि वो हमें याद रहें, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन टॉपिक से उनको हम अच्छा लंबे समय तक याद रख पाए, या उन फैक्ट्स को हम अच्छा कर पाए, है ना, अच्छे से पढ़ पाए, तो ये हमारा टॉपिक अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन तीन टॉपिक को मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो व्यक्ति और राजवंश से भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं। जैसे कि मान लो कोई शासक हैं, जैसे अशोक हैं, तो अशोक से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है कि भाई अशोक का विवाह मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था। जैसे राजा भोज हैं तो उनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना, उनकी राजधानी क्या थी। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो किसी राजा मतलब व्यक्ति से भी रिलेटेड इतिहास में प्रश्न होते हैं, है ना। या राजवंश से संबंधित, राजवंश से संबंधित मतलब उस राजवंश की स्थापना किसने की, राजवंश कब स्थापित हुआ, राजवंश की राजधानी क्या थी, ये कौन से क्षेत्र में था, मालवा में था, निमाड़ में था, मतलब इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो क्या थी, है ना। तो इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में होते हैं, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो प्रमुख घटनाएं, है ना, तो देखो घटनाओं का मतलब जैसे कोई युद्ध हुआ, जैसे कोई आंदोलन हुआ, है ना, तो ये प्रमुख घटनाएं हैं इतिहास की। तो उन घटनाओं से रिलेटेड प्रश्न में क्या पूछता है एग्जामिनर, समय पूछता है कि भाई ये घटना कब घटी, है ना। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन मध्य प्रदेश में कब हुआ, 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई, है ना। तो इस टाइप के प्रश्न में समय पूछ लेता है। संबंधित पूछता है, जैसे 1857 की क्रांति में इंदौर से किसने नेतृत्व किया, सागर से किसने नेतृत्व किया, मतलब उस घटना से संबंधित व्यक्तियों के विषय में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। या ये घटना किसके बीच में हुई, जैसे मध्य प्रदेश की धरती पर कोई युद्ध हुआ, जैसे नर्रई का युद्ध हुआ, तो नर्रई का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, है ना। तो इस टाइप के
प्रश्न एग्जामिनर पूछता है ना, संबंधित से। नेक्स्ट है परिणाम, कि उसका क्या परिणाम हुआ, जैसे नर्रई का युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ, है ना। जैसे कि मान लो अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में जो भी युद्ध हुए, जैसे मान लो विद्याधर और महमूद गजनवी का जो युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ, है ना। तो इस टाइप के परिणाम से रिलेटेड भी प्रश्न एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट है स्थान, कि आखिर में वो घटना कौन से स्थान पर घटी, जैसे नर्रई का युद्ध कौन से जिले में हुआ था, है ना, या विद्याधर और महमूद गजनवी का सामना मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, है ना। तो इस टाइप के भी प्रश्न एग्जामिनर जो है परीक्षा में पूछता है। तो ये सारे टॉपिक हमें इतिहास में कवर करना है। नेक्स्ट साहित्यकार, रचनाएं, खोज, जैसे इतिहास से रिलेटेड खोज, जैसे भीमबेटका किसने खोजा, सांची किसने खोजा, है ना। जो गुफाएं हैं, जैसे मान लो आदमगढ़ में जो गुफाएं मिली हैं, या उसके अलावा यदि हम बौद्ध गुफाओं की बात करें, जैसे बाघ की गुफाएं हैं या उदयगिरी की गुफाओं की बात करें तो इनको किसने खोजा, है ना, यहाँ पर क्या क्या है, इस टाइप की सारी चीजें, है ना। जितनी भी खोज हुई है मध्य प्रदेश के इतिहास में, उन खोजों से भी रिलेटेड परीक्षक प्रश्न पूछता है। रचनाएं, जैसे प्राचीन जो शासक थे या प्राचीन शासकों के राज दरबार में जो साहित्यकार थे, है ना, जैसे मान लो राजा भोज हैं तो राजा भोज ने कोई रचनाएं की, उनसे रिलेटेड प्रश्न होता है। या राजा भोज के दरबार में, है ना, जो साहित्यकार थे, है ना, धनपाल और उवट का नाम सुना होगा आपने, तो आखिर में उन साहित्यकारों ने क्या रचनाएं की, है ना, उनकी क्या रचनाएं रही, या वो साहित्यकार कौन थे, कहाँ से आए थे। मान लो कोई ईरान से आया, इराक से आया और उसने मध्य प्रदेश के किसी राजा के विषय में कोई बात लिखी, है ना, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न इतिहास के संदर्भ में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो हम मध्य प्रदेश का इतिहास जो पढ़ेंगे तो हमारा जो पूरा फोकस होगा कि हम इन बिंदुओं पर बात करते चलें, मतलब मध्य प्रदेश का इतिहास हमें पढ़ना है तो उस मध्य प्रदेश के इतिहास में, इतिहास को पढ़ते हुए हमें कौन कौन से बिंदुओं पर अच्छे से काम करना है। तो हम सारे धार्मिक स्थलों को अच्छे से पढ़े, पर्यटन स्थलों को अच्छे से पढ़े, पुरातात्विक स्थलों को अच्छे से पढ़े, है ना। हम जो जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं या मध्य प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, है ना, मैंने शासक नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने व्यक्ति लिखा, क्योंकि इतिहास पाषाण काल से लेकर वर्तमान आधुनिक काल तक का है ना। तो भारत में एक ऐसी स्थिति भी आई कि भैया शासकों का दौर खत्म हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में इंडिविजुअल व्यक्तियों का ज्यादा प्रभुत्व रहा, है ना। जैसे टंटया भिल है ना, तो वो कोई शासक नहीं थे, है ना। जैसे बात हम करें उसके अलावा और भी ऐसे व्यक्तियों की, है ना, जो अपने आप में ही मतलब एक अलग दुनिया थे, अपने आप में ही वो महान थे, चाहे वो भीमा नायक हो, है ना, टंटया भिल हो, रानी दुर्गावती तो ठीक है चलो शासिका थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, है ना, जो कोई शासक नहीं थे, है ना, लेकिन उनका अपना एक, उनकी अपनी एक महानता और उनका अपना एक प्रभुत्व था। तो मैंने यहाँ पर व्यक्ति लिखा ताकि हम सब पढ़ लें, इसमें शासक भी आ गए और इसमें वो महान व्यक्ति भी आ गए, ठीक है। राजवंश, जितने भी प्रमुख राजवंश हैं मध्य प्रदेश की धरती में, जैसे चंदेल हुआ, परमार हुआ, है ना, तो हम उन राजवंशों के विषय में पढ़े। नेक्स्ट है साहित्यकार, रचनाएं, खोज पढ़े, और मध्य प्रदेश के इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं घटी तो उन घटनाओं से रिलेटेड एटलीस्ट हम ये 4 चीजें तो पढ़ कर ही जाएं परीक्षा में, कि कौन से समय पर घटना घटी, उस घटना से किसका संबंध था, घटना का परिणाम क्या हुआ और घटना किस स्थान पर घटी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये सारी चीजें जो है मध्य प्रदेश के इतिहास में, जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमारा कौन सा है पहला टॉपिक, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश, तो हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और हम इन सारे ही बिंदुओं पर बात करेंगे। ये आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता तो रहे कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ये बातें अगर समझ में आ जाती हैं तो हम बहुत कम समय में एग्जाम पास भी कर लेते हैं और बहुत कम समय में हम जो अपेक्षित रिजल्ट हैं उसको भी पा लेते हैं। मतलब जो भी आपने सोचा है, जो भी लक्ष्य आपने तय किए हैं, आप उन्हें हासिल कर लेते हो। बाकी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कई सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। वो ऐसी ऐसी चीजें रटकर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें पढ़कर चले जाते हैं जिनका इतना ज्यादा योगदान परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में नहीं होता है ना। मतलब
90% चीजें तो आपको यहीं से मिलती हैं, तो हम 90% के पीछे भागे, न कि 10% के पीछे भागे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो पहला टॉपिक होगा जिसको मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ेंगे, वह टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश में पाषाण काल, है ना। मैंने अभी पहले ही कहा था आपको, हम पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। तो मध्य प्रदेश में पाषाण काल हम शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आखिर में मध्य प्रदेश में जो पाषाण काल था, है ना, तो कौन कौन से ऐसे मध्य प्रदेश के स्थल हैं जहां पर हमें पाषाण काल से रिलेटेड एविडेंस मिले, है ना, और उन स्थलों की क्या विशेषता, क्या प्रमुखता थी, उन स्थलों को किसने खोजा, वहां से क्या क्या चीजें मिली, ये सारी ही चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में पाषाण काल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहां तक कोई भी डाउट हो आपको, अभी जो मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है ना, आज की क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया। सिलेबस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिना सिलेबस को समझे, बिना सिलेबस को डिस्कस किए आप अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर सकते। एग्जाम से रिलेटेड यदि हम बात करें तो कहीं शॉप में, कैफे में, कहीं पर भी यदि हम जाते हैं तो मेनू कार्ड हमें सबसे पहले मिलता है। जब तक मेनू कार्ड नहीं मिलता है तब तक थोड़ा मन बेचैन ही होता है कि यार चाय तो मंगवा ली, ऐसा ना हो कि ये 150-200 रुपए की चाय हो, है ना। लेकिन जब मेनू कार्ड आता है, मेनू कार्ड में बिल्कुल हर प्रकार की चाय का नाम भी लिखा है, पीछे रेट भी लिखा है ना, तो हम थोड़े कंफर्ट महसूस करते हैं कि हाँ भाई 3 चाय मंगाई है, 4 चाय मंगाई है, 30 रुपए की एक है, तो चलो ठीक है इतना देना है ना। तो मेनू कार्ड जब टेबल पर होता है तो खाने पीने हर चीज का हमें मजा आता है, और हमें पता भी होता है कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो उसी प्रकार से सिलेबस आपकी नजरों के सामने हमेशा होना चाहिए, है ना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सिलेबस की हार्ड कॉपी, है ना, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी आपकी टेबल पर होना ही चाहिए, आपकी दीवारों पर आप चिपका दो भली चाहो तो, ताकि सिलेबस पर आपकी नजर पड़ती रहे। सिलेबस पर नजर पड़ती रहेगी, सिलेबस आपके सामने रहेगा, तो कभी भी तैयारी करते हुए जो सब्जेक्टिव भटकाव है वो आपके जीवन में नहीं आएगा, है ना। मतलब आप ऐसी फालतू चीजें पढ़ने से बच जाओगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते ही नहीं है, है ना। बाकी आप सब जानते हैं, इतिहास हो, भूगोल हो, है ना, ये तो किसी भर्ती की कोई परीक्षा है उसमें भी भूगोल पूछा जाता है, यूपीएससी की एग्जाम है उसमें भी भूगोल पूछा जाता है, तो बस भूगोल पढ़ लो। ये कैसे, यूपीएससी के अपने अलग टॉपिक होते हैं, भर्ती की एग्जाम है उसके अपने अलग टॉपिक होते हैं, तो आपको ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि भाई मुझे पढ़ना क्या है ना। तो सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास से हम मध्य प्रदेश में पाषाण काल स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप जो है उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। वहां पर क्या है, आपको सारी ही इंफॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड, है ना, कब कब लाइव क्लास होती हैं, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सको। साथ ही साथ जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा, है ना। तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि क्लास से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।